भारत में ऐसी कई जगह हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वह भूतिया हैं। उन्हीं में से एक है कोलकाता का साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान। कभी ये पार्क यूरोप और अमेरिका के बाहर बना सबसे बड़ा ईसाई कब्रिस्तान हुआ करता था। यहाँ तकरीबन 1600 शवों को दफनाया गया था। यहाँ कई ऐतिहासिक कब्रें आज भी मौजूद हैं जिन्हें गॉथिक और इंडो अरबी तरीके में बनाया गया था। इस कब्रिस्तान में साल 1790 के बाद से शवों को दफनाना बंद कर दिया गया। इस जगह के बारे में कई घटनाएं मशहूर हैं जिसकी वजह से इस कब्रिस्तान का भूतिया होने पर दावा किया जाता है। दावा करने वाले तो ये भी कहते हैं कि यहाँ दिन के उजाले में घूमने वाले लोगों को भी अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। लोगों की माने तो यहाँ आने वाले अक्सर बीमार हो जाते हैं। एक प्रचलित मिथक के मुताबिक बहुत पहले पार्क में घूमने और तस्वीरें खींचने वाले एक शख्स की अचानक बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कहा जाता है कि यहाँ आने से पहले उस शख्स को किसी भी बीमारी की कोई शिकायत नहीं थी। उस शख्स की जांच में भी मौत का कोई कारण पता नहीं चल पाया। इसी कारण 5 लोगों की एक टीम बनाई गई जिससे पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान में हुई इन घटनाओं पर जांच की जा सके। पर जांच कर रहे उन अधिकारियों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 244। 2004 में मिस्टर योगेश को इस जांच का जिम्मा सौंपा गया और उनके साथ साथ कमलेश और विक्रम जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। ये दोनों भारत में कई हॉन्टेड जगहों पर घूम चुके थे। इनके साथ राकेश और विकास जो कोलकाता में बिल्कुल नए थे। कुछ ही महीनों पहले ही राकेश और विकास ने पुरातात्विक विभाग में ज्वाइन किया था, जिन्हें ट्रेनिंग के तौर पर इस टीम में भेजा गया क्योंकि इस जांच में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ साथ पुरातात्विक अधिकारियों की भी जरूरत थी, क्योंकि ये कब्रिस्तान 1767 यानी कि लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुराना था। तकरीबन 2 दिन तक पांचों को सारी तैयारियों और उस जगह की जानकारी इकट्ठा करने में लगे और उससे अगले ही दिन पांचों सुबह 10 बजे साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान में पहुंचे। वहां पहुंचते ही पांचों ने अपना अपना काम शुरू किया। कमलेश और विक्रम जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, उन्हें जहां जहां जरूरत लगी उन्होंने वहां पर कैमरा और साउंड रिकॉर्डर लगा दिए। इसके साथ ही राकेश और विकास भी सभी कब्रों की बड़ी बारीकी से जांच कर रहे थे। राकेश और विकास कब्रों को देखते हुए काफी अंदर तक पहुंच चुके थे, जहां अधिकांश कब्रों को छोटे छोटे घरों की तरह बनाया गया था, जिन्हें देखते हुए विकास ने राकेश की तरफ देखा और देखते हुए कहा, राकेश सर, वैसे कुछ भी कहा जाए, अंग्रेज अपना काम बहुत ईमानदारी से करते थे। देखिए, लगभग 200 साल से ज्यादा समय बीत गया इन मकबरों को बनाए और ये आज भी सुरक्षित हैं। और आजकल की कोई इमारत 100 साल भी टिक जाए तो बहुत है। ये सुनकर मुस्कुराते हुए राकेश ने जवाब दिया, हाँ विकास, ये बात तो सही है यार। और दूसरी तरफ कमलेश और विक्रम भी हर कब्र के पास साउंड रिकॉर्ड करके आसमानी आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अपने ही ध्यान में काम कर रहे विक्रम को अपने बिल्कुल पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। विक्रम ने पलटकर पीछे देखा तो विक्रम ने देखा कि उसके ठीक सामने वाली कब्र के पास एक लड़का खड़ा था। लगभग 20-21 साल का रहा होगा। गले में कैमरा लटकाए हुए वो लड़का अपने सामने बनी कब्र की तरफ देखे जा रहा था। यहाँ काफी लोग घूमने के लिए आते रहते हैं, यही सोचकर विक्रम पलटकर अपने काम में लग गया। अभी विक्रम को वहां अपने काम में लगे हुए लगभग 10 मिनट हुए थे कि तभी एक आवाज ने विक्रम से पूछा, हेलो सर, ये कब्र में क्या सुनने की कोशिश कर रहे हैं आप? हम यहाँ
अभी पीछे पलटते हुए विक्रम ने आधी बात ही बोली थी और पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। थोड़ा हैरानी से विक्रम इधर उधर देखने लगा और थोड़ा आगे जाकर उसी कब्र की तरफ देखा जहां वो लड़का खड़ा था। तो वो लड़का अभी भी वहीं खड़ा उसी कब्र को देखे जा रहा था। विक्रम ने धीरे धीरे हिम्मत करके उसी लड़के की तरफ बढ़ना शुरू किया। अभी विक्रम उस लड़के से 2 कदम ही दूर था कि विक्रम ने उसे आवाज लगाते हुए पूछा, हेलो, आप काफी देर से खड़े हैं यहाँ, सब ठीक है ना? पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम आगे बढ़कर उस लड़के के कंधे पर हाथ रखने को अभी हुआ ही था कि तभी कमलेश ने विक्रम को आवाज लगाते हुए बोला, विक्रम, कौन है वहां? किससे बात कर रहा है तू? विक्रम ने पीछे पलटकर देखा और कमलेश को बताते हुए एक बार फिर उसी लड़के की तरफ देखा तो डर से विक्रम की रूह तक कांप उठी, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई नहीं था और विक्रम ने अभी अभी जिस लड़के के कंधे पर हाथ रखा था वो एक कब्र थी। इस घटना के बाद विक्रम की बातों को सुनकर इस बात की पुष्टि करना मुश्किल था कि ये जो भी विक्रम के साथ हुआ था वो कोई भूतिया घटना थी। सारी वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग को चेक किया गया। बहुत अजीब बात थी कि जहां ये घटना हुई थी वहां लगाए गए कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। अगले दिन उन पांचों ने उसी जगह से जांच करना शुरू किया जहां पिछले दिन विक्रम के साथ वो घटना घटी थी। पर आज एक अजीब सा सन्नाटा उस कब्रिस्तान में उन पांचों को महसूस हो रहा था और एक बार फिर पांचों अपने अपने काम में लग गए। कब्रों को देखते हुए विकास आगे आगे चल रहा था जब उसे एक मूर्ति आकार का बना हुआ मकबरा दिखा। वो उसी तरफ चल पड़ा। उस मकबरे के पास जाकर देखा तो ये मकबरा काफी बड़ा और इस पर किताब पकड़े हुए एक व्यक्ति की मूर्ति बनाई हुई थी। विकास ने थोड़ा आगे जाकर उस कब्र पर लिखे लेख को पढ़ा तो उस पर नाम था हेनरी डेरोजियो। अभी विकास उसे आगे पढ़ ही रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा उसे ही देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे विक्रम खड़ा उसे बड़े शांत स्वभाव से देख रहा था। विकास के पीछे देखते ही विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, विकास, क्या तुम्हें पता है ये मकबरा किसका है? ये सुनते ही विकास ने नाव में सर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, क्या आप जानते हैं इनके बारे में? तो बताइए हमें। तो इस पे विक्रम का बताना था ये मकबरा हेनरी डेरोजियो का है, जो एक इंडो पुर्तगाली कवि थे जो कट्टरपंथी विचारक और हिंदू कॉलेज में सहायक मुख्य शिक्षक थे। और तुम्हें बता दूं कि ये बंगाल में विज्ञान पढ़ाने वाले पहले व्यक्ति थे और इनके नाम पर कॉलेज और सड़कें भी हैं। पर केवल 22 साल की उम्र में एक बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। इसी बारे में बात करते हुए दोनों आगे बढ़ने लगे तो आगे जाकर विकास को एक और मकबरा दिखा जिसे गोल आकार का बनाया गया था। उसी मकबरे को देखते हुए विकास ने विक्रम से पूछा, तो ये मकबरा किसका है सर? इसके बारे में भी कुछ बताइए। एक लंबी सांस भरते हुए विक्रम ने बोला, ये मकबरा रोज एलिमर का है जो 1788 में अपनी माँ के साथ भारत आई थी और भारत आने के 2 साल बाद ही एक बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। उसे अनानास बहुत पसंद थे, इसलिए उसकी कब्र को अनानास कोर का बनाया गया था। विकास ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। अभी वो अगली कब्र की ओर बढ़ ही रहे थे कि विकास को एक आवाज सुनाई दी, विकास, विकास कहाँ है तू? ये आवाज राकेश की थी जो विकास को देखते ही उसके पास आता हुआ बोला, अरे यार विकास, कब से ढूंढ रहा हूं, आवाज नहीं सुनती क्या तुझे? ये सुनते ही विकास ने बोला, अरे मैं विक्रम सर के साथ ही था,
और काफी जानकारी है इस कब्रिस्तान के बारे में सर के पास। ये सुनते ही राकेश ने इधर उधर देखा और एक बार फिर बोला, कहाँ है विक्रम? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ। ये सुनते ही विकास ने पीछे मुड़कर देखा तो सच में दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। इधर उधर देखता हुआ विकास राकेश की तरफ मुड़ता हुआ एक बार फिर बोला, यार अभी अभी यहीं थे, ये एकदम से कहाँ चले गए? ये सुनते ही राकेश ने बोला, चल छोड़, मेरे साथ चल, तुझे कुछ दिखाना है। यही बोलकर राकेश आगे बढ़ गया और विकास इधर उधर देखता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उस कब्रिस्तान के बीचों बीच सीधे रास्ते से वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी उन दोनों ने देखा कि विक्रम बिल्कुल अकेला एक कब्र के पास बैठा खुद से ही बातें किए जा रहा था। राकेश और विकास दौड़कर विक्रम के पास पहुंचे। उन दोनों ने हर तरफ घूमकर देखा तो वहां विक्रम के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था और विक्रम अभी भी राकेश और विकास को अनदेखा करते हुए बस बड़बड़ाए ही जा रहा था। ये देखकर विकास ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विक्रम सर, किससे बात कर रहे हैं आप? पर विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। बेसुध सा विक्रम बस अपने में ही कुछ बोले जा रहा था। ये देखकर वो दोनों अब थोड़ा डर चुके थे। दोनों विक्रम को हाथों से पकड़कर मेन गेट की तरफ जाने लगे। धीरे धीरे विक्रम को हाथों के सहारे घसीटते हुए राकेश और विकास किसी तरह मेन गेट के करीब पहुंचे तो आगे का नजारा देखते ही डर से उनके हाथ पैर कांप गए, क्योंकि उनके ठीक सामने योगेश, कमलेश और विक्रम खड़े उन्हें बड़ी हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि राकेश और विकास दोनों हाथों में एक बड़ा सा पत्थर लिए उनकी ही तरफ आ रहे थे। राकेश और विकास को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो उनके साथ हुआ था वो क्या था। राकेश और विकास ने सारी घटी घटना उन तीनों को बताई तो इस पे विक्रम का बताना था कि जब से वो यहाँ आए हैं वो योगेश और कमलेश के साथ ही था। राकेश और विकास के साथ अभी तक जो भी हुआ था वो उनकी सोच और समझ से बिल्कुल परे था। राकेश और विकास यही सोच रहे थे कि अगर विक्रम यहाँ था तो जो विकास के साथ था और जिसे वो विक्रम समझकर लाए थे, आखिर वो कौन था? विकास, विक्रम और राकेश इन सभी घटनाओं के बाद इतना तो समझ चुके थे कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो उन्हें बार बार अपने होने का एहसास करवा रहा था। अगले दिन योगेश ने वहां आसपास रहने वाले लोगों से जानकारी लेने की सोची तो कुछ लोगों का बताना था कि रात में इस कब्रिस्तान से बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। उस लड़के की मौत के बारे में पूछा गया तो उनमें से एक आदमी का बताना था कि साहब, उस रात वो 3 लड़के गए थे। ऐसा बताते हैं कि कोई कब्रिस्तान पर भूतिया फिल्म बनाना चाहते थे। वॉचमैन ने उन्हें अंदर जाने से बहुत मना किया तो छुपकर रात के अंधेरे में अंदर जाने की सोची और कामयाब भी हुए। पर अगले ही दिन उनमें से एक लड़के की लाश मेन गेट के पास मिली और उनमें से 2 लड़कों का कुछ पता नहीं चल पाया। इससे ज्यादा कोई जानकारी उनमें से किसी को नहीं थी। योगेश और उनकी टीम ने इस वॉचमैन से पूछना सही समझा, पर बताया गया कि वो तकरीबन 2 साल पहले ही यहाँ से जा चुका था। इस जांच को पहले ही काफी समय हो गया था। योगेश को अब किसी भी हालत में इस जांच को जल्दी से जल्दी पूरा करना था, तो किसी तरह उस वॉचमैन की सारी जानकारी निकलवाकर वो उससे मिलने उसके घर पहुंचा। तो उस वॉचमैन का बताना था कि उस रात उन 3 लड़कों को काफी बार अंदर जाने से मना किया गया था। वो कब्रों पर कोई फिल्म बनाने की बात कर रहे थे। मना करने के बावजूद भी तीनों रात को पता नहीं कब और कैसे अंदर चले गए। तकरीबन रात के 2 या 3 बजे थे जब अंदर की तरफ से बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगी। मैं काफी डर गया था, चुपचाप बाहर बैठा रहा। सुबह जब मेन गेट खोला
तो उनमें से एक लड़के की लाश बाहर पड़ी थी और मैंने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो बहुत सी कब्रों को मानो खोदने की कोशिश की गई थी। तो ये बात मैंने अपने उच्च अधिकारियों को बताई। उनके द्वारा फिर से उन कब्रों को सही करवाया गया। उस लड़के की मौत हो चुकी थी और काफी ढूंढने पर भी उसके साथी कहीं नहीं मिले। ये सब बताने के बाद उस वॉचमैन का कहना था कि हो सकता है साहब इन तीनों ने वीडियो बनाने के लिए बहुत सी कब्रों को खोलने की कोशिश की थी और वहां सो रही आत्माओं को जगा दिया था, तभी ऐसा कुछ हुआ होगा। ये लड़के तो 200 साल पुरानी कब्रों को खोलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा न करते तो शायद अभी जिंदा होते। ये सारी बातें सुनकर भी योगेश को कोई ऐसी बात नहीं लग रही थी कि जिससे ये दावा किया जाए कि ये भूत प्रेतों के द्वारा किया गया था। योगेश वहां से जाने लगा कि तभी फिर से उस वॉचमैन ने रोकते हुए बताया कि साहब जहां वो लड़का मृत हालत में मिला था तो उसके दूसरे दिन मुझे वहां कागज के कुछ पन्ने मिले थे। वॉचमैन जल्दी से अंदर जाकर वो कागज के पन्ने लेकर आया और योगेश को दे दिए। योगेश ने खोलकर पढ़ा तो वो उसी वीडियो की कहानी थी जो वो लड़के उस रात शूट करने कब्रिस्तान में गए थे। योगेश ने उस कहानी को आगे पढ़ना शुरू किया। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। काली घनी अंधेरी रात में 3 दोस्त 200 साल पुराने कब्रिस्तान की तरफ बढ़े जा रहे थे और थोड़ी ही देर में वो तीनों कब्रिस्तान के गेट के बिल्कुल सामने खड़े थे। एक भयानक सा दिखने वाला वो गेट ऐसा लग रहा था मानो गेट खुद उन्हें अंदर जाने से रोक रहा हो। हिम्मत करके वो तीनों किसी तरह उस गेट को खोलकर अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही रूह को डरा देने वाला दृश्य था। पूरे कब्रिस्तान में धुंध इस कदर छाई हुई थी कि बड़ी मुश्किल से ही टॉर्च की रोशनी में दिख रहा था कि तभी उन तीनों ने देखा कि हर कब्र एक तरफ से खुदी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो हर कब्र को खुरेद कर कोई बाहर निकला हो। ये सारी बातें सोचकर उन तीनों के हाथ पैर कांप रहे थे कि तभी पूरे कब्रिस्तान में बहुत डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजों के साथ साथ धुंध उस कब्रिस्तान में एक एक करके कब्रों से हटने लगी। ऐसा लगने लगा मानो उनके चारों तरफ से कोई कब्रों के पीछे से छुपकर उनकी ही तरफ बढ़ रहा था। ये सोचकर वो चारों डरते हुए चारों तरफ देख ही रहे थे कि तभी उन तीनों ने देखा कि सामने से बहुत सी सफेद परछाइयां उनकी तरफ बढ़ रही थी। डर से वो तीनों कांपते हुए उल्टे पांव पीछे की तरफ जाने लगे। पीछे ना देख पाने की वजह से वो तीनों पीछे एक छोटी कब्र से ठोकर खाकर उसी कब्र पर गिरे। अभी तीनों उठकर भाग पाते कि उसी कब्र से खून से सना एक हाथ निकला और उन तीनों में से 2 को कब्र के अंदर खींच लिया। भयानक आवाजें आने लगी और तीसरा लड़का ये देखकर मेन गेट की तरफ भागा कि तभी एक जोर की चीख के साथ वो लड़का धड़ाम से गिरा और उसी कब्र की तरफ अपने आप खींचने लगा। ये देखकर उस लड़के को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि वो खिंचता हुआ उसी कब्र की तरफ जा रहा था, पर मेन गेट पर पड़ी उसकी लाश उसे साफ साफ दिख रही थी। और इसी के साथ वो तीनों उस बिना नाम की कब्र में समा गए। इस कहानी को पढ़ रहा योगेश इसको सच्ची घटनाओं से मिलाकर सोचता हुआ वॉचमैन से बोला, अच्छा बाबा, उस कब्रिस्तान में कोई ऐसी कब्र है जिसमें नाम ना लिखा हो? इस पे उस वॉचमैन का बताना था कि हाँ साहब, कब्रिस्तान की सबसे छोटी कब्र जिसमें कोई नाम नहीं है। कहते हैं एक बुढ़िया थी जिसकी बीमारी से मौत के बाद उसे वहीं दफनाया गया था। उसका किसी को कोई पता नहीं था कि वो कौन थी और कहां से आई थी। ये सारी जानकारी लेकर योगेश अगले दिन फिर अपनी टीम के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। अब उन्हें बिना नाम वाली वो कब्र ढूंढनी थी और उस पे ही जांच करनी थी, पर 1600 से भी ज्यादा कब्रों में एक कब्र को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। और अकेले अकेले जाने के लिए राकेश, कमलेश और विक्रम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि अभी तक घटी सभी घटनाओं से
वो तीनों समझ चुके थे कि यहाँ कुछ भी सही नहीं था। योगेश के कहने पर बस वो तीनों साथ दे रहे थे। काफी देर सोचने के बाद योगेश ने उस कहानी के साथ ही उस कब्र को ढूंढने का फैसला किया और इससे सब मान भी गए। उन पन्नों पर लिखी उसी कहानी के आधार पर कब्रिस्तान के गेट से चलते हुए वो पांचों कब्रिस्तान में अंदर की तरफ बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए पांचों हर जगह पर बड़े ध्यान से जांच कर रहे थे। अभी पांचों आधे रास्ते तक ही गए थे कि उन पांचों को साफ साफ महसूस हो रहा था कि जैसे वो अकेले नहीं थे, मानो उनके साथ बहुत से लोग चल रहे हों। पर चारों तरफ देखने पर भी उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चुपचाप वो पांचों आगे की तरफ बढ़ते रहे। उन पांचों को चलते काफी समय हो गया था। उस कहानी की मदद से चलते हुए वो सब कब्रिस्तान में काफी अंदर आ चुके थे। अभी वो थोड़ा और आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उंगली का इशारा करते हुए विक्रम ने कहा, सर, यही है वो कब्र जहां वो लड़का खड़ा था और वो आगे उस कब्र की तरफ ही देख रहा था। थोड़ा आगे बढ़कर उन पांचों ने देखा तो ये वही बिना नाम वाली कब्र थी जिसे वो अभी तक ढूंढ रहे थे। कब्र के पास ही थोड़ा आगे बढ़ते हुए कमलेश आसपास देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी घास के अंदर कमलेश का पैर धंसा। ध्यान से देखा तो उसी बिना नाम वाली कब्र के बिल्कुल साथ में एक और खुली कब्र थी। वक्त के साथ मिट्टी और घास से बिल्कुल ढक चुकी थी। झांक कर देखा तो उन पांचों के डर से सांस फूल गई, क्योंकि आधी मिट्टी से भरी वो कब्र जिससे एक कंकाल का हाथ निकला हुआ था। उन पांचों को ये देखकर समझ आ चुका था कि कब्र में ऐसे कोई लाश नहीं होती जिसका कंकाल बाहर आ सके। योगेश ने कहानी फिर से खोलकर देखी कि शायद इसका भी कोई जिक्र इन पन्नों में हो, पर उन पन्नों को खोलते के साथ ही उन सबको समझ आ चुका था कि भूत प्रेत जैसी कुछ शक्ति होती है, क्योंकि उन पन्नों में अब सिर्फ एक लाइन के अलावा कुछ भी नहीं था। और उस एक लाइन में लिखा था, ये हमारा घर है और जो यहाँ की शांति भंग करने की कोशिश करेगा वो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। इतना सब होने के बाद उन पांचों को समझ आ चुका था कि उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए योगेश ने जांच बंद करवा दी और इस कब्रिस्तान में वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उस बिना नाम वाली कब्र के पास ही मिले उन कंकालों की जांच करवाई गई तो पता चला कि ये कंकाल लगभग 5 साल पुराने थे। कपड़ों के कुछ टुकड़े और वहां मिले कुछ सामानों से ये साबित हो गया कि ये वही 3 में से 2 लड़के थे जो उस रात अंदर तो आए पर वापस नहीं जा सके। लोगों के लिए साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान आज भी एक रहस्य है, और अगर आप भी उस कब्रिस्तान में घूमने जा रहे हैं तो याद रहे, कोई ऐसी गलती मत करना कि वहां सो रही लगभग 200 साल पुरानी आत्माएं जाग जाएं। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।